एक एक और बड़ा अहम नुकता जो है कि उस वक्त के इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, जाहिर बात है कि उनकी मर्जी के बगैर तो इसमें सब कुछ नहीं हुआ होगा, वो सारे ड्रामे का हिस्सा हैं, उन्हीं की बुनियाद पर यह सारा ड्रामा रचाया गया। क्या एक आर्मी चीफ एक पार्टी को जितवाने के लिए इस तरह का फेक पुलवामा जैसा ऑपरेशन करवा सकता है जिसमें अपने 40 फौजी मरवा ले? क्या इस तरह की फौज जो एक पार्टी को जितवाने के लिए इस हद तक चली जाए कि सारे खिते का अमन खतरे में डाल दे? क्या ये एक प्रोफेशनल आर्मी का एटीट्यूड है? क्या एक प्रोफेशनल जनरल का एटीट्यूड है कि वो इस तरह की हरकतें करता फिरे? बिल्कुल नहीं। उसमें तीन चीजें देखने वाली हैं। पहली बात यह है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अपनी सियासी कामयाबी के लिए आपने अगर अपने लॉ एनफोर्समेंट के सोल्जर्स को कत्ल करना है, 40 को एक दफा, 2 को एक दफा और 4 को तीसरी दफा, तो अगर आपने उनकी जिंदगियों से खेलना है पॉलिटिकल माइलेज के लिए, तो एक तो ये माइंडसेट, ये फिस्तायत है, इसको रोकना होगा। दूसरी बात कि वो इस कदर जुआ खेल सकते हैं कि मुल्क को जंग की तरफ सिर्फ इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए उसमें 2 जहाज भी गिरवा दिए, एक पायलट यहाँ गिरफ्तार हो गया, एक मारा गया, उन्होंने खुद गिरा दिया। तो अगर ये माइंडसेट होगा तो इन सिक्योरिटी जो आर्म फोर्सेस के अंदर है, जो लॉ एनफोर्समेंट के अंदर है, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इनकी अपनी फोर्सेस को होगा, ये प्रोफेशनल आर्मी का रिस्पांस जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है। और फिर अभी तीसरी दफा आप ये देखें कि तकरीबन 3000 बॉर्डर वायलेशन, सीज फायर वायलेशन वो कर चुके हैं, जो कि इनप्रोफेशनल रवैया है। और फिर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर की गाड़ी को निशाना बनाना, ये तो एक ऐसी हदगर्मी है कि एक तरफ आप यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को इग्नोर कर रही और आप 370 एंड 35A रिवोक करके आपने उस एरिया को कर दिया जो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक हल तलब है। और फिर तीसरी तरफ ये कि आप अपनी तरफ ऑब्जर्वर्स को आने नहीं देते, और जब हमारी तरफ से यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर इन वायलेशन का मुआयना करने जाते हैं तो आप डटाई से उनकी गाड़ी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, वरना गाड़ी को तो गोलियां लग गई थी। तो अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया हो तो इस चीज को हमें जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन लेवल पे एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दूसरे ममालिक हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के उनके पास ऐसी पोजीशन नहीं है। हाँ, उधर मॉरल ग्राउंड पे वोटिंग हो सकती है जनरल असेंबली में जहां इनको एक्सपोज किया है। अच्छा जनरल साहब, अब मामला ये है कि जिस तरह डिस इन्फो लैब जो है EU, उसने बताया कि 750 के करीब इन्होंने जाली प्रोपेगेंडा के लिए अपनी न्यूज़ एजेंसी, वेब चैनल और मुख्तलिफ इन्होंने जो साइट्स और अखबारात बनाए। फिर अभी जिस तरह अब 3 लोग इसके अंदर बड़े बेनिफिशरी हैं, मोदी, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, और बिपिन रावत जिसको पहली दफ़ा भारत में रिटायरमेंट के बाद चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया। तो मामला ये है कि ये मोदी जो इस तरह के इकदाम कर रहा है और चीज़ें साबित हो रही हैं, ये तो अपनी इंतखाबी कामयाबी या किसी इस तरह की कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकता है। 2 न्यूक्लियर पावर है और ये चीज़ें स्टैब्लिश हो रही हैं, और वो कह रहा है जिस तरीके से कि जनाब 40 लाशों पे खड़े होकर, और जब ये वाकया होता है कि अब उसकी कामयाबी से उसको कोई रोक नहीं सकता, तो ये स्टैब्लिश है कि वो लाशों पे खड़े होके, और 2 आपस में न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तो इस पे भी रिस्ट्रेन करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसको लेके जाना चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं सारे मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज उठाई गई है, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को रिफ रैफ नहीं होते, वो बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं। उन्होंने वहां पे ये इशू उठाया है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में हो रही है, इनको रोकना पड़ेगा, और ये हिंदुस्तान का इंटरनल मामला नहीं है, ये इंटरनेशनली एक हल तलब मामला है, जहां जान खून की होली खेली जा रही है, जहां 1.5 साल से लंबे अरसे से कर्फ्यू नाफिज है, नेशनल ऑब्जर्वर्स को जाने नहीं दिया जाता, जहां इंफॉर्मेशन का कंप्लीट ब्लैकआउट है। इस चीज को उन्होंने वहां पे तनकीद का निशाना बनाया। फिर डिस इन्फो लैब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और अब तो वो तकरीबन हर आदमी को याद हो गया है कि ये हुआ क्या है, जिस तरीके से उन्होंने ये किया, और फिर जिस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर बंद करा के उनको मुल्क से निकाला है, तो ये सारी वो हाई हैंडेडनेस है और डिसरिगार्ड है इंटरनेशनल कवानीन का,
इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स का इतना डिसरिगार्ड अगर ये करेंगे तो ये एक ऐसी खतरनाक है हिंदुस्तान के अंदर जहां सेकुलरिज्म तो दफन हो गया, माइनॉरिटीज की जिंदगी अजीरन हो गई। अब सिखों ने जो मुहाजिरीन थे उनको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ला के बेघर कर दिया गया। और अब जब सिखों ने एहतजाज किया अपनी जरिए वो जो कवानीन बना रहे थे तो उसको उन्होंने कहा ये खालिस्तानी आ गए हैं। तो अगर आप अपने लोगों पर इस तरह इल्जाम करेंगे तो मुझे ये बताइए 80,000 सिख फौजी और 20 से 25,000 सिख जो सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस में है, उन लोगों का मोरल या उनकी लॉयल्टी टू इंडिया या ट्रस्ट लेवल कहाँ खड़ा होगा आज, जिनके बहन भाइयों को पहले तो उन्होंने जो इंदिरा गांधी ने किया था गोल्डन टेम्पल पे अटैक कर दिया और आज इतने अरसे बाद जब उन्होंने अपना हक मांगने गए तो उनको खालिस्तानी कह के वहां से इग्नोर कर दिया, उन्हें फेस सेविंग दे दी है, वरना न जाने ये उनके साथ क्या सलूक करते। तो इस तरह का जो तर्ज सियासत है ये एक्सट्रीमिज्म है और इतनी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट रजीम के हाथ में न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल होना ये मेरे ख्याल में दुनिया के लिए भी और रीजन के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जिस इशू को हमें यूनाइटेड नेशन में उठाना चाहिए ताकि दुनिया की तवज्जो इस पर आए कि कितने गैर जिम्मेदार लोग न्यूक्लियर वेपन्स के कंट्रोल पर बैठे। अच्छा, अब ये जिस तरह आपने किसान एहतजाज की बात की, यह हर दफ़ा भारत ज़बरदस्ती यानी फ़ौज के तहत उनको दबा देता है। मकबूजा कश्मीर का मामला तो है ही, आसाम में देखें, नागालैंड में माओस हैं, फिर ये अब सिख एहतजाज जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये भारत खुद इसमें बदनामी नहीं ले रहा, एक रोग स्टेट नहीं बन गया कि अपने लोगों के खिलाफ मुसलसल जबर इसका इस्तेमाल करता है उनको दबाने के लिए। मुसलमानों के खिलाफ तो है ही, जिस तरह आपने देख लिया कि नेशनल एक्ट लाया जा रहा है, सिटीजनशिप एक्ट लाया जा रहा है। अच्छा, कनाडा में आवाज़ उठी, अब बरतानिया में आवाज़ उठ रही है, तो आपको क्या लगता है कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी भारत इसको दबा लेगा जिस तरह गुजरात में हुआ समझौता एक्सप्रेस का मामला, या अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है और पूरी दुनिया में भारत एक्सपोज हो रहा है? इसके दो चीजें हैं। एक्सपोजर का जहां तक है, आप देखिए रीजन में एक रिवोल्ट हिंदुस्तान के खिलाफ हो चुका है क्योंकि ये जो छोटे ममालिक हैं उनको दबाकर रीजन में एक वो अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं रीजनल हेजेमॉन के तौर पे। नेपाल ने उनके खिलाफ आवाज उठा दी, हम सब ने देखा है। जी जी, उन्होंने उन्हें लिपू लेक और वहां पे काला पानी की तरफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन से रोका और एहतजाज किया और कहा कि आप ये नहीं कर सकेंगे। फिर बांग्लादेश ने चिटागांग की पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गवादर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दे दिया, वो हिंदुस्तान के कंट्रोल से निकल गए और वो अभी ट्रेड वहां करना चाहते हैं। फिर नेपाल ने इसी तरह म्यांमार ने अपने कॉन्ट्रैक्ट चाइना के साथ साइन कर लिए हैं। श्रीलंका ने हम्बन टोटा के बाद अब कोलंबो का जो पोर्ट है वो भी चाइना को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी है क्योंकि वो हिंदुस्तान को ट्रस्ट नहीं करते और अब वो इसके प्रेशर से निकलने के लिए इंटरनेशनल स्टेक्स अपने कंट्रीज में बिल्ड कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये आपको रिवोल्ट रीजन में नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान अभी जो अजीत डोवल गए अब अफगानिस्तान, वो वहां से भी नाकाम लौटे हैं, ये जो खुफिया उनका मिशन था कि पीस प्रोसेस खराब किया जाए। देखिए, पीस प्रोसेस में यस, हिंदुस्तान वो फोर्स है जो इस पीस प्रोसेस को स्कटल करना चाहती है क्योंकि वो कहना ये चाहते हैं और कुछ अंडरहैंड उनको ऐसी थपकी लगी हुई है कि अगर हमने चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को रोकना है कि वो सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ न जाए तो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा और वहां से बैठ के हम बलूचिस्तान में और गवादर में वो कुछ करवा सकते हैं ताकि इस पूरे जो स्ट्रेटेजिक हो रहा है पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस एरिया में जहां अल्टीमेटली रशिया और सेंट्रल एशिया भी आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को स्कटल करने के लिए वो अफगानिस्तान में अपने बेसिस को चालू भी रखना चाहते हैं और उनको मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो वहां गए थे। हमें कितनी कामयाबी हुई ये आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि अफगान अब किसी और के हाथों में खेलना नहीं। जनरल साहब, इंडिया का जो रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है कि किस तरह से वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है और क्या क्या साजिशें कर रहा है रीजनल अमन को ख़राब करने के लिए।
अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या, पाकिस्तान हुकूमत का जो रोल होना चाहिए इंडिया को एक्सपोज करने के लिए और इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमें क्या करने की जरूरत है? मैं जवाब मुख्तसर तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे उससे मुतमईन नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।